हमने नई सरकार बनाई तो अयोध्या में हम ये करेंगे, अयोध्या में हम वो करेंगे। ये वो पार्टी है जो कार सेवकों के साथ अयोध्या में क्या किया ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और अब ये इस एंगल को ले रहे हैं। डू यू थिंक कि जो लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं या बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, वो इस तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं, या जो न्यूट्रल हैं वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं? उसका आप क्या तरह देख रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं इसके पहले ईश्वरन, आप देखें ये ट्वीट 27 तारीख यानी परसों का है। कल योगी ने इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने अखिलेश का सबसे कमजोर पॉइंट पकड़ा है। उन्होंने कहा, अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता छोड़िए, राम मंदिर के बनाने में आपने और आपके खानदान ने जितना गोली चलाने से की, जितना आपने विरोध उत्पन्न किया, उसका पश्चाताप कर लीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा अगर इतना ही सनातन जाग गया है आपके अंदर, तो आइए चलिए मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि हमारे साथ चल के आप इसको मुक्त कराइए। अब अखिलेश यादव के लिए वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव बार बार भगवान कृष्ण की लीनिएज क्लेम करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो ऐसे में जब उनका ये पॉइंट जब भी आता है कि भाई आप कृष्ण के वंशज हैं और आप मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने में साथ नहीं आ रहे हैं, अखिलेश के पास इसका जवाब नहीं। अखिलेश ने आज तक इस बात का कभी स्ट्रेट आंसर दिया ही नहीं। तो उन्होंने एक तरह से अखिलेश की जिसे मर्म स्थल होता है, जो उनकी कमजोर नस है, उस पर प्रहार किया है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे भी जहां तक अखिलेश यादव आपका कहना है कि जो लोग निराश हैं, या फिर निराश तो हम भी हैं, निराश नाराज सब हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है हमारी तरफ इश्कन कि ग्वाले की बेरुखी से निराश होके गाय कसाई के पास तो नहीं जाएगी। ट्रू ट्रू ट्रू। ये और ये मुद्दे सर अब देखिए 27 गर्म हो रहा है। जैसे मैंने कहा राम मंदिर लोगों को लगा एक आंदोलन का हिस्सा था, उसके कुछ राजनीतिक असर भी बहुत पड़ा, वो खत्म हो गया। बट वन थिंग इज क्लियर कि वो खत्म नहीं हुआ सर। अब जो भी होगा जिसमें रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। इसका मैं एक पहलू में संघ परिवार से भी लेना चाहूंगा आपके, क्योंकि जैसे भी पवन खेरा की स्टेटमेंट आई कि आरएसएस खत्म होने वाली है, इसका बहुत असर आरएसएस पे, वीएचपी पे भी और संगठन पे भी पड़ेगा कि किस तरह हो गया ये राजनीति से थोड़ा दूर है, पर आप इसका संगठन पे क्या असर देखते हैं, और जो पूरी एक छवि है या आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उस पे क्या असर देखते हैं आप? देखिए, चंपत राय का अपने आप में बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन से, और राम मंदिर के लिए उनका काफी संघर्ष भी रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी चंपत राय को किसी हैंकी पैंकी में इन्वॉल्व नहीं कहा। जब तक साबित नहीं हो जाता मैं उनको दोषी नहीं मानता। लेकिन जहां मैं उनको दोषी मानता हूं वो ये है कि इट वॉज अ वन मैन शो। पूरा राम मंदिर आप चला रहे थे। आपका दोष हो या ना हो, आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार दोहराता हूं कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे 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 अपराधियों से शिकायत नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जिसके लिए आए थे। पर आप चौकीदार कैसे निकले? आपकी नाक के नीचे ऐसा हुआ क्यों? तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चंपत राय को इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने दे भी दिया। अब आरएसएस के लिए डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है, डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है। क्योंकि होता क्या है कि आरएसएस का पूरा वजूद, पूरा एग्जिस्टेंस 100 साल की बॉडी है ये। आपने देखा अभी 1.25 साल मनाया उन्होंने। 100 साल का 90 साल आपके विपक्ष में गए। अब आप 10 साल से 12 साल से सत्ता में हैं, एंड वी ऑल नो दैट पावर करप्ट्स। तो कहा जाता है कि अस जग में जन्मा को नाही प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको प्रभुता यानी सत्ता मिले और उसको मद ना हो, घमंड ना हो, यानी कुल मिला के उसको करप्ट ना हो। उसी को कहते हैं पावर करप्ट्स। तो आरएसएस के लिए भी एक वेकअप कॉल है, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, सबके लिए एक वेकअप कॉल है। क्योंकि आप जब लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपको ऐसे तमाम राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, ऐसे तमाम लोगों को एंट्री देनी पड़ती है जो शायद अदरवाइज विपक्ष में रहते आपके साथ आते ही नहीं। तो आपने अपने अस्तित्व के 100 में से 90 साल तो विपक्ष में सही पूछे तो गुजार दिए। जब से आप प्रॉपरली सत्ता में आए हैं, जब से आपका एक कार सेवक, सॉरी आपका एक स्वयं सेवक 12 साल से प्रधानमंत्री है। तो वैसे तो अटल जी भी थे,
पर इतनी मजबूत तरीके से नहीं थे, वो भी को स्वयं सेवक थे। तो अब ऐसे में जब सत्ता और आरएसएस का बहुत मेल रहा नहीं, हकीकत ये कि जैसे राम मंदिर के ट्रस्टीज के लिए नया एक्सपेरिमेंट था, आरएसएस के लिए भी सत्ता एक नया एक्सपेरिमेंट है। तो विपक्ष में रहकर तो फिर भी आप अपने आप को आइडियोलॉजिकली प्योर रख सकते हैं। सत्ता में आई रिपीट पावर करप्ट्स, तो ये आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या भाजपा हो, सबके लिए वेकअप कॉल है। आप बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप बात रख रहे हैं कि 90 साल तो आप तंगी में, स्ट्रगल में रहे और प्योरिटी इन ऑपोजिशन इज स्टिल मे बी स्लाइटली इजियर। सत्ता में आके कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं जिसको आप रियल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, वो जरूरी भी है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में करप्शन का मौका कहाँ है? लठी है विपक्ष में तो लठी कहानी है बता। तो ये एक वेकअप कॉल, प्रोसेसेस चेंज, प्रोसीजर चेंज, रिफॉर्म जो भी है वो तो है ही है, वो किस तरफ जाता है, क्योंकि आरएसएस की स्ट्रेंथ के पीछे ये भी रहा है कि सिंप्लिसिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सिर्फ विचारधारा पे चलने वाले, उसके अंदर ये जो पहलू उठेंगे इनको एड्रेस करना कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द संगठन एज इट गोज फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी विचारधारा में अब सत्ता का भी घालमेल लग गया है, सत्ता का तड़का लग गया है। तो अब दाल उतनी सादी नहीं बची अब उसमें सत्ता का घी आ गया है, सत्ता का तड़का लग गया है। तो जाहिर सी बात है, आपकी दाल का टेस्ट बदल गया, आपकी दाल का कलर बदल गया। मैं अक्सर भाजपा के लिए भी कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा अलग है, पिछले 12 साल में ना उनकी चाल वो बची, ना चरित्र वो बचा, ना चेहरा वो बचा। पर मैं इसको ठीक के मानता हूँ, ठीक है भाई, राजनीति में कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और आपने कंप्रोमाइज किया। वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिक्स निस्संदेह प्यार तो नहीं है, युद्ध ही माना जाएगा। और उसमें ठीक है आप जो कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस अपने आप को हमेशा नॉन पॉलिटिकल क्लेम करती रही है, अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताती, एक सांस्कृतिक एक संगठन बताती रही है। तो उनके लिए ये एक चुनौती होगी कि सत्ता में रहते हुए अपनी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी बना के रख सके। जी, अब मैं उससे जो आप स्वयं सेवक की बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी पे आना चाहता हूँ। क्या मोदी 3.0 की बातें शुरू हो गई हैं? 24 में थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो उस समय कहा जा रहा है कि कैबिनेट का बहुत बड़ा प्लान था। शायद जो लोग वाजपेयी एरा में प्रोमिनेंट थे, उनको, जो बचे थे, उनको भी साइडलाइन या मार्गदर्शक मंडल, जो भी लैंग्वेज प्रेफर कर लें, पर वो कुछ हुआ नहीं। अब बात हो रही है आफ्टर विनिंग हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, लॉन्ग लिस्ट ऑफ विक्ट्रीज, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू वर इन 24 इफ नॉट मोर। तो क्या आप कैबिनेट में एक जनरेशन शिफ्ट देख रहे हैं जो बीजेपी प्रेसिडेंट में हुआ? उसके अंदर एक बड़ा नाम है, यूपी से राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं। क्या तरह का आप सर देख रहे हैं, मैसिव चेंज, या आप देख रहे हैं कैबिनेट में माइनर चेंजेस, या मोदी 3.0 बीइंग अनलीश्ड? व्हाट इज योर व्यू ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कैबिनेट, और व्हाट शुड हैपन इन द कैबिनेट? देखिए, शुड हैपन पे मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मोदी 3.0 इज ऑलरेडी अनलीश्ड, इट इज ऑलरेडी अनलीश्ड इन प्रोसेस। बल्कि अपने तीसरे टर्म में मोदी ने वो तमाम काम कर दिए जो वो पहले 2 टर्म में नहीं कर पाए। इस लंगड़ी सरकार ने वो अचीव कर लिया जो पूर्ण बहुमत की 303 सीटों की सरकार नहीं कर पाई। कमाल का काम किया इन्होंने। अब देखिए, रही बात इनके रोड मैप की, तो मुझे 1% भी संदेह नहीं, 1% भी संदेह नहीं है कि ये 2/3 बहुमत से अपना डिलिमिटेशन बिल क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे। कैसे करेंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन वो कर लेंगे, 100% कर लेंगे। तो आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन होगा, तो आप यकीन माने फिर वो एक बड़ा डिसाइडिंग होगा, इस देश का आने वाले 25-30 साल के लिए मुकद्दर बदल देगा। बहुत ही है, आपने डिलिमिटेशन का सर कई बार देखा है। कांग्रेस ने 2008 में डिलिमिटेशन किया और 2009 का चुनाव वैसे ही जीता। आपने जम्मू कश्मीर में आपने डिलिमिटेशन किया, उसका असर नजर आया। हिमंता बिश्वा शर्मा ने असम में डिलिमिटेशन किया, उसका असर नजर आया। तो ये डिलिमिटेशन तो होगा, 100% होगा, और ये 2029 के पहले होगा। जो बात मैं करीब 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2 बड़े काम होने जा रहे हैं, एक तो डिलिमिटेशन, और दूसरा, जहां तक मुझको समझ में आता है कि इनको अपने आप को ये सिक्योर तो करेंगे ही, एक बार हो गए तो डिलिमिटेशन को सिक्योर कर देगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तकरीबन श्योर हूं कि मोदी 3.0 की सरकार में ये बिल पास हो जाएगा, ये आएगा भी, वो पास भी हो जाएगा। और जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह है,
उसके लिए तो भाजपा ने एक नया तरीका निकाला है कि एक एक स्टेट करके कर रहे हैं। आप हम्म, देखिए राज्य दर राज्य कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन पहला और वन नेशन वन इलेक्शन दूसरा। आप मान कर चलें कि ये दोनों ही काम आपको निकट भविष्य में होते हुए नजर आएंगे। डिलिमिटेशन बहुत जरूरी भी है। यूएस के अंदर इसको जेरीमैंडरिंग बोल देते हैं, वो वहां भी करते हैं, किस तरह रीडिस्ट्रिक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह वोट्स आ रहे हैं। और जैसे भाई आपने जेरीमैंडरिंग हर जगह। अब मैं फिर अभी मैंने बात शुरुआत कहां से की थी कि कांग्रेस ने 2009 का चुनाव जीता 2008 के डिलिमिटेशन से। जो भी सरकार डिलिमिटेशन करेगी, जाहिर सी बात है कि अगर मैं डिलिमिटेशन करूंगा तो मैं आपके फेवर से क्यों करूंगा, मैं अपने फेवर से करूंगा उसमें। और वो एक संवैधानिक मैनिपुलेशन है विच ऑल द गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग, और दिस इज नो एक्सेप्शन। ये भी करेगी, 100% करेगी। हाँ, एक सवाल आपने और पूछा था कैबिनेट में चेंज होने का। तो एक बात ये, चूंकि मोदी आरएसएस से आए हैं, तो आरएसएस हैज ऑलवेज बिलीव्ड, मतलब आरएसएस ने हमेशा एक चीज सुनिश्चित की है कि हम आने वाले 25-30 साल के नेता तैयार करते चलें। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इनका अपना एक चलता रहता है। जैसे बाकी पार्टियों में आप देखिए कि पहले नेता के बाद कोई नेता नजर नहीं आता। भाजपा में ऐसा कभी नेतृत्व का अकाल नहीं रहा, हमेशा आपको दूसरी और तीसरी पंक्ति नजर आती है। तो एक तो ये इसलिए वो चीज मोदी में अपने अंदर भी है कि मुझको लगातार अपनी जिसे कहना चाहिए अपनी कैबिनेट को और युवा और यंग और बेहतर करते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एक ही कैबिनेट के साथ बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं निष्करण, तो फ्रेश आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। पता चला वही मंत्री बैठा है 12 साल से, वही उसने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रखे। तो आपको एक फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। चाहिए अब वो लोग कहेंगे कि साहब अगर फ्रेश ब्लड कैबिनेट में है तो मोदी को भी हटा के फ्रेश ब्लड लाओ, तो एक दिन वो भी हटेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और कैबिनेट में जो कुछ भी चेंजेस होंगे आपको उसमें ये फ्रेश ब्लड वाला एक एंगल नजर आएगा। सौतेले भाई, चोर चोर, सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। आप कह रहे थे अखिलेश यादव की हंसी नहीं रोक रही, बैकग्राउंड में भी हंसी नहीं रोक रही, तो उनके लिए तो एक तमाशा हो गया है एंजॉयमेंट का। शायद उनको लग रहा है राजनीतिक लाभ भी हो रहा है। किस तरह आप ये देख रहे हैं जमीन पे जाता हुआ? आपको वो महफिल देखकर लग रहा है कि किसी को कोई कष्ट है? आपको उन लोगों की बातें, उनकी हंसी, उनके ठहाके सुन के लग रहा है कि जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। वो चीज, वो बात, वो हरकत, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एपिसोड जो हर सनातनी को कष्ट दे रहा है, वो उनके लिए सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है और उनके लिए एक तरह से एक पॉलिटिकल इशू है। जो लोग कल तक राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो आज तक राम मंदिर में झांकने नहीं गए, आज वो एकदम से इतने बड़े सनातनी हो गए। तो अब रही बात इनको राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट किया था इश्करण जी कि अखिलेश यादव को अगर इससे कोई राजनीतिक लाभ चाहिए तो कम से कम उनको अपनी हंसी पे काबू रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा बनावटी दुखी दिखा ले, वो इस तरह अगर हंस के उसका मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा होता है। मैं अक्सर कह रहा हूँ इस आजकल कि भाई लोग मोदी और योगी के नाम पे वोट डाल डाल के थक जाते हैं, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मुंह देख के वोट दे देते हैं। ट्रू।